हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और वहाँ हमने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉर द एटम उसने अपने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे और उसके क्या ड्रॉबैक थे। और उसके बाद हमने डिस्कस करा था एटम और एटम के सिंबल, और हमने देखा था कि एटम क्या होता है और डिफरेंट एलिमेंट के एटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी और आपको समझ में आया होगा। आज उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है उसका मास क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का अगर मास देखें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मास कितना नेग्लिजिबल है। ये लगाइए, ये डेसिमल 24 टाइम्स आगे जाएगा। और आई होप आपको पता होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं तो डेसिमल के 3 पॉइंट्स के बाद आप शायद उसको कैलकुलेशन में भी नहीं लेते हो। तो इतना नेग्लिजिबल मास है। अगर हाइड्रोजन का ये मास है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, खैर स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम होते ही है, बट सारे एटम में अगर सबसे नेग्लिजिबल मास या स्मॉल पार्टिकल की अगर बात करें तो वो हाइड्रोजन होता है। क्लियर है ना। सिमिलरली जिस रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का मास इतना है, इसी ऑर्डर में अनदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका भी मास इसी ऑर्डर में होता है। अब इतने नेग्लिजिबल मास को हम कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम कैलकुलेट कर भी लें तो उसको हम बार बार अगर उसकी कैलकुलेशन करें, केमिस्ट्री के अंदर हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल करने होंगे और इस मास को हम वहाँ जाके कैलकुलेशन करेंगे तो आई होप ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो साइंटिस्टों ने ट्रिक निकाली, जुगाड़ निकाला, और उस जुगाड़ से या ट्रिक से हम बात करेंगे आज एटॉमिक मास की। तो पहले उस ट्रिक को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको डील करता हूँ। और क्या एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा इसको रेस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रेज हो गया है। चलो, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अगर मान लो मुझे इस आयरन का एक ब्लॉक है और इस आयरन के ब्लॉक का मुझे मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बताओ? मास कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बैलेंस लूंगा और उस बैलेंस की एक आर्म पर इस आयरन के ब्लॉक को रख दूंगा और दूसरी आर्म पर मैं क्या करूंगा, अच्छा ऐसा मानकर चलो उस समय हमारे पास वेट बॉक्स नहीं थे, मतलब जो बाट वगैरह होते हैं वो नहीं थे। ठीक है ना, क्योंकि ये बात तो बहुत टाइम पहले की है ना, जब एटम की डिस्कवरी हुई थी, और उस समय हमारे पास इतने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, कैलकुलेटर नहीं सॉरी ऐसे बोलो, साइंटिफिक बैलेंस नहीं थे जो हम इतने नेग्लिजिबल मास को भी कैलकुलेट करें। खैर आज तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वेट बॉक्स आ चुके हैं हमारे पास, सॉरी वेट बैलेंस, जिनसे आप जो है एक स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स का भी आप वेट मेजर कर सकते हो। बट ये तो बहुत टाइम पहले की बात थी। अब हमने क्या करा, मुझे इस आयरन के वेट को, बॉक्स को वेट करना है। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ सिलेंडर पड़े हुए थे लाइक दिस। ये सिलेंडर थे, बहुत सारे सिलेंडर थे मेरे पास ये। तो मैंने क्या करा, मैंने एक आर्म पर तो इस आयरन के वेट बॉक्स को रख लिया और दूसरी आर्म पर मैंने क्या करा, ये सिलेंडर को मैं लगातार रखता चला गया। ठीक है ना। तो जैसे ही पता चला मैंने 2 सिलेंडर रखे तो ये आर्म क्या हो गई बताओ, बैलेंस हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ दिस आयरन बॉक्स, वेट ऑफ दिस आयरन बॉक्स, तो आप क्या बोलोगे, 2 सिलेंडर। क्या बोलोगे? क्लियर। चलो, मेरे पास एक हाथी है, हाथी, एलिफेंट। मुझे इसका क्या करना है बताओ, वेट करना है।
तो मैं क्या करूँगा, फर्दर मैंने सिलेंडर स्टार्ट रख दिए, और सपोज करो मैंने बहुत सारे सिलेंडर रख दिए, सपोज करो मैंने 4 सिलेंडर रख दिए। तो अब मैं पूछूंगा बताओ इस हाथी का वेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 सिलेंडर। क्लियर? सपोज करो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, भाई इसका वेट कितना होगा, सपोज करो मैंने फिर सिलेंडर रखने स्टार्ट कर दिए। अब मैंने बताओ कितने सिलेंडर रख दिए, 5। तो मैं बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट ए का जो वेट है वो 5 सिलेंडर है। क्लियर? अब मैंने क्या करा, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के जो वेट हैं वो सिलेंडर के रेस्पेक्ट में मैंने मेजर करने स्टार्ट कर दिए। बताओ बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे तो सिलेंडर करने लगा मैं कि भाई एक वेट ऑफ आयरन दिस बॉक्स इज 2 सिलेंडर, हाथी का वेट 4 सिलेंडर, ऑब्जेक्ट ए इसका 5 सिलेंडर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब सिलेंडर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बताओ, वेट को मेजर कर रहे हैं, और हमने स्टैंडर्ड यूनिट क्या मान रखी है इस समय, सिलेंडर। बताओ क्लियर आ रही है ना बात समझ में? अब मान लो किसी तरीके से मुझे सपोज करो इस मान लो सिलेंडर का वेट पता चल जाए, मैं कहता हूं कि 1 सिलेंडर इक्वल टू 1 kg। तो बताओ इस आयरन का बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, 2 kg। बताओ इस हाथी का वेट कितना हो जाएगा, 4 सिलेंडर था ना, इक्वल टू 4 kg। बताओ इस ऑब्जेक्ट ए का वेट कितना हो जाएगा, 5 kg। तो स्टूडेंट्स मैं कहना क्या चाहता हूं कि अभी हमारे पास कोई वेट बॉक्स नहीं था, तो हमने सिलेंडर को क्या कर लिया बताओ, एक स्टैंडर्ड मान लिया, और सिलेंडर के रेस्पेक्ट में हम क्या करने लगे बताओ, वेट को मेजर करने लगे। ठीक है ना? अब इसी तरीके से जब हमको बाद में पता चला कि भाई सिलेंडर की यूनिट क्या है कि 1 kg, तो हम सबका एक्चुअल मास कैलकुलेट करने लगे। इसी तरीके से हमने क्या करा कि एटम जो वेरी नेग्लिजिबल पार्टिकल्स है उसको हम क्या बताओ क्या नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते कि उस समय कोई साइंटिफिक वैलेंस नहीं थी, है ना? तो हमने क्या करा, उसके लिए भी हमने एक जुगाड़ निकाला, एक ट्रिक निकाली, और हमने वहाँ भी एक स्टैंडर्ड एटम को माना। और क्या स्टैंडर्ड एटम माना वो अभी हम देखते हैं। चाहो तो एक बार आप इसको भी देख लो, वैसे आपको ये तो एकदम एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, चाहो तो एक बार आप इसको देख सकते हो। तो आपने देख लिया होगा, ठीक है ना? तो एक बार इसको रेस कर लेते हैं हम। चलो, तो अब हमने क्या करा कि अब हम एटम का वेट निकालना चाहते हैं, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी हम आपसे डिस्कस करे थे कि भाई एटम इज वेरी नेग्लिजिबल पार्टिकल, और नेग्लिजिबल होने की वजह से उसका जो मास है वो भी अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन का मास कितना नेग्लिजिबल था, 1.673 इंटू 10⁻²⁴। ठीक है ना? तो ऐसे नेग्लिजिबल मास को कैलकुलेट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उस समय साइंटिफिक वैलेंस नहीं थी। तो हमने क्या करा, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हमने सिलेंडर को एक स्टैंडर्ड एटम मानकर सभी ऑब्जेक्ट्स के वेट को हमने कैलकुलेट करा, उसी तरीके से हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड एटम माना, स्टैंडर्ड एटम, और वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एटम था वो था कार्बन 12। समझ में आ रही है ना? कार्बन 12 क्या होता है, कार्बन 12 इसका मास होता है, जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और क्या था कि हमने क्या करा, कार्बन 12 से हर एटम के मास की कंपैरिजन करी। एक्चुअली कार्बन 12 से ना कर हमने जो कंपैरिजन करा वो किससे कंपैरिजन करा, जरा आप देख लीजिए, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 से। ठीक है ना? हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड एटम माना, और वो स्टैंडर्ड एटम क्या था बताओ, कार्बन 12 था। और कार्बन 12 के 1/4 पार्ट से 1/12 पार्ट से
उसकी मास की हम क्या करने लगे बताओ, कंपैरिजन करने लगे। देखिए थोड़ा सा ना ये टॉपिक कंफ्यूज करने वाला है, बट आप कंफ्यूज होगे नहीं क्योंकि मैं बहुत स्लोली आपको मैं पढ़ाऊंगा। दोबारा सुन लीजिए भाई, एटम का मास वेरी नेग्लिजिबल, तो उस मास को हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, वो सॉरी कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड एटम माना। कौन सा माना, कार्बन 12। और कार्बन 12 के 1/12 जो कार्बन एटम था उसके एक एटम के मास को हमने कैसे डिवाइड करा, 12 से। तो जो मास आया उससे एनोदर एटम का हम क्या करने लगे बताओ, कंपैरिजन करने लगे। कैसे कंपैरिजन करने लगे जरा आप ध्यान से देखो। अब हमने कैसे कंपैरिजन करा, सपोज करो हम बात करना चाहते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब मैं नाइट्रोजन एटम का मास कंपैरिजन करना चाहता हूं, किससे, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 से। क्लियर। तो ये कितना आया जरा ध्यान से देखो, 14 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। भाई इसका मतलब क्या है, मतलब समझो आप। इसका मीनिंग ये हुआ कि नाइट्रोजन का एक एटम 14 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 से। बताओ बात समझ में आती है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो देखो ये कितना आया, 16 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास, 16 टाइम्स हैवियर था किससे, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 से। क्लियर है ना। आप चाहो तो और भी कर सकते हो। हम बात करना चाहते हैं कि मास ऑफ सोडियम, तो ये कितना आया, 23 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या ट्रिक निकाली, ध्यान दो। जिस तरीके से अभी हमने एग्जाम्पल्स लिए कि भाई सिलेंडर के रेस्पेक्ट में मैंने सारे मास कैलकुलेट करी, उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या करा है कि हमने एक स्टैंडर्ड एटम माना, कौन, कार्बन 12, और उसको उस स्टैंडर्ड एटम के 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 के मास से एनोदर एटम के मास को कंपैरिजन करने लगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज करो मेरे 3 स्टूडेंट थे और मेरा वेट 100 kg है, अरे हूँ नहीं पर मान लो आप हैं, ठीक है ना। और मेरे एक स्टूडेंट का वेट था 50 kg, एक स्टूडेंट का था 25 kg और एक का मान लो 10 kg। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे। अब बताओ, मैं अपने मास की कंपैरिजन पहले 50 वाले स्टूडेंट से करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा मास तुमसे 2 टाइम्स हैवियर है। बताओ कहूंगा नहीं कहूंगा इससे, क्यों, क्योंकि मेरा मास कितना था, 100 kg। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं। तो मैं इससे कहूंगा मेरा मास तुमसे 2 टाइम्स है। बताओ इससे क्या कहूंगा कि मेरा मास तुमसे 4 टाइम्स है। और बताओ इससे क्या कहूंगा कि मेरा मास तुमसे 10 टाइम्स है। बताओ कहूंगा या नहीं कहूंगा। तो ध्यान दो कि जो एटॉमिक मास है, बहुत शब्दों पे गौर दें मेरे, जो एटॉमिक मास है वो जस्ट एक कंपैरिजन है, किससे, मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 से। क्लियर है ना। चलो तो अब जरा मेरी बात सुनो, ये तो थोड़ा सा ऐसी था, इसको रफ कर लेते हैं। अब जरा एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप बोलोगे सर 14 टाइम्स हैवियर, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। अब मैं पूछूं भाई ऑक्सीजन का मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 16 टाइम्स इज हैवियर, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। अब फर्दर मैंने आपसे पूछा भाई सोडियम का बता दो, तो आप क्या कहोगे 23 टाइम्स हैवियर, 1/12 मास ऑफ C12।
तो बार बार आपको एक क्वांटिटी बोलनी पड़ रही है, ये बताओ बोलनी पड़ रही है नहीं? चलो अब बताओ, हम तो बहुत आलसी हैं, आप नहीं हो, मैं तो बहुत आलसी हूँ, ठीक है ना। अब क्या है, हम बहुत आलसी हैं, हम बार बार ये नहीं बोल पाएंगे कि 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12, बार बार हमारी जबान भी लौट जाएगी। तो साइंटिस्टों ने कहा, बोले ठीक है भाई, तुम लोग बहुत आलसी हो, तो इसकी जगह आप 1 AMU बोल दो। क्या बोल दो? 1 AMU। तो जरा ध्यान से देखें, तो बोले भाई 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। बहुत ध्यान से समझे भाई, क्लियर? चलो अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि भाई AMU क्या है? AMU क्या है, जरा ध्यान से सुन लो। AMU की फुल फॉर्म भी सुन लो, एटॉमिक मास सॉरी यूनिट। जो AMU है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो अब आपसे मैं पूछूं कि भाई व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप तुरंत बोल दोगे साहब 14 AMU। और AMU का मीनिंग क्या होता है? 1/12 मास ऑफ C12। क्लियर है ना? सिमिलरली मैं आपसे पूछूं बताओ ऑक्सीजन का, तो आप बोल दोगे 16 AMU। सिमिलरली सोडियम का पूछूं तो आप बोल दोगे 23 AMU। क्लियर? चलो बहुत अच्छा। हम फिर बोले कि भाई हमसे ना ये AMU भी नहीं बोला जाएगा, हम बहुत बड़े आलसी हैं। तो बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, बोले क्या, कि आप AMU की जगह केवल U ही लिख दो। क्या लिख दो? U ही लिख दो। तो आप बोलने लगे 14U, U फॉर यूनिफाइड मास, that is 16U, that is 23U। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं और वो आपको आना चाहिए। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मेरा वेट 100 kg है और मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, एक का 50 kg था, एक का 25 kg था और एक का 10 kg था। दोबारा कर लेते हैं बात को, हमने गलत रेस करा। मेरा वेट 100 kg था और मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, एक का 50 kg था और एक का 25 kg था और एक का 10 kg था। तो बताओ मैं इससे क्या कह रहा था? मैं अपने पहले स्टूडेंट से कह रहा था कि भाई मेरा वेट तुझसे 2 गुना है या 2 टाइम्स हैवियर हूं मैं। बताओ यही तो कह रहा था। इससे क्या कह रहा था मैं कि भाई मेरा वेट तुझसे क्या होगा बताओ? 4 टाइम्स है, इससे 2 टाइम्स है और इससे 10 टाइम्स है। तो मैं ऐसे तो बोला था 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, है ना, या 2 टाइम्स, 4 टाइम्स या 10 टाइम्स। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं इससे ऐसा बोल रहा हूं क्या कि भाई मेरा वेट तुझसे 2 किलो है, 2 टाइम्स है। तो जो इसका मतलब क्या है? इसके और मेरे वेट की कंपैरिजन है। तो ये टाइम्स है, ना कि इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ध्यान दें आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अब हम अगर इससे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हम पहले बोल रहे थे 14 टाइम्स हैवियर 1/12 ऑफ C12। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने 14 लिख दिया, अगर 14 kg लिख दूं या 14 ग्राम लिख दूं, इट इज यूनिटलेस। बहुत ध्यान से सुने, एटॉमिक मास क्या होता है, यहां लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे इसको आप। एटॉमिक मास इज यूनिटलेस होता है। बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि वो तो भाई ये कंपैरिजन है किससे? 1/12 मास ऑफ C12 से। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम्हारे मन में एक बात और आ रही होगी, सर आपने ये क्या लिखा है एटॉमिक मास यूनिट। भाई ये एटॉमिक मास यूनिट AMU की फुल फॉर्म है और AMU कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट इट इज द स्केल। आपको ध्यान आ रहा होगा जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते होगे, हम तो करते थे बहुत छोटे थे तब, वो आपको शायद ग्राफ बनवाते होंगे सर, एक ग्राफ पेपर होता है ना इस तरीके का, बहुत छोटे,
उसमें इस तरीके के ग्राफ होते हैं ये, और इनके बीच में बहुत माइनर सी लाइंस होती हैं इस तरीके से, है ना। और उस पर आप ग्राफ बनाते थे, उसको आप पहले बीच में तो डार्क कर देते थे, इट इज वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस। तो आप वहां स्केल मानते थे कि भाई क्या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बोलते थे ना इस तरीके से, क्या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वो कहता है कि राम 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया, तो आप क्या करते थे, या 2 किलोमीटर गया, तो आप क्या करते थे कि 1 और 2 सेंटीमीटर चले, तो वो 2 सेंटीमीटर आपके काय के इक्वल हो जाता था 2 किलोमीटर के, ठीक है ना। चलो, तो उसी तरीके से ये आपने एक स्केल माना, तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ AMU क्या है, एक स्केल है, और वो किसके इक्वल है बताओ, 1/12 मास ऑफ C12 के। क्लियर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा आप ध्यान से दोबारा समझ लें कि हमने एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करा। एक्चुअली सिट यार, पेन भी गिर गया, कि एटॉमिक मास हमने कैसे कैलकुलेट करा बताओ। कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड एटम कैलकुलेट माना, कौन था वो बताओ, C12, और उसके 1/12 पार्ट से एनोदर एटम के मास की हम क्या करने लगे, कंपैरिजन करने लगे। तो जब हमने कंपैरिजन करा तो नाइट्रोजन का 14 टाइम्स हैवियर आया, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स हैवियर आया, बताओ सोडियम का कितना आया, 23 टाइम्स हैवियर आया। क्लियर। बाकी ऐसे हम बहुत सारे एटम थे, हर एक का तो नहीं लिख सकते ना, वो एक टेबल बना लेंगे बाद में। तो इस तरीके से हमने कार्बन के 1/12 मास से एनोदर एटम के मास की हमने कंपैरिजन करी है, और जो कंपैरिजन आया है उस नंबर को ही हमने क्या कहा, एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लो। चलो, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अब एटॉमिक मास की प्रॉपर डेफिनेशन होगी क्या। एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास की, चौक ले लेते हैं जरा, एटॉमिक मास की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी जरा आप ध्यान दें। तो देंगे एटॉमिक मास इज द नंबर which tells बताओ क्या बताता है वो, which tells how many times of atom an element is heavier then, किससे बताओ, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। बताओ बात समझ में आती है। तो एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है जो हमको ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास 1/12 ऑफ C12 से कितने टाइम्स हैवियर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात करा कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना आया, 14 टाइम्स हैवियर 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। बताओ बात समझ में आ रही है। चलो, अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात और हमने यहां क्या बताया था आपको, 1 AMU = 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। क्लियर। चलो, ये टॉपिक तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया।
अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे 1 AMU का एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो बोले हाँ निकल सकती है, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ 1 कार्बन 12। अगर मुझे किसी तरीके से कार्बन के एक एटम का एक्चुअल मास पता चल जाए तो मैं 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। बताओ बात समझ में आ रही है कैसे? तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ से एक नया टॉपिक है एज ए नॉलेज, वैसे आपका तो यहीं पे टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा ग्रेड अप नॉलेज अपडेट करो उसके लिए है। हमारे पास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। जब आप हायर क्लास में जाओगे तब इसके बारे में आप खूब पढ़ोगे। हालांकि इसका मैं वर्क बता देता हूँ। ये किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कर सकता है। तो मैंने क्या करा, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मैंने कार्बन के एक एटम का एक्चुअल मास कैलकुलेट कर लिया। कैसे? तो मुझे कार्बन का जो एक्चुअल मास मिला वो मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखो इसका भी वेट नेग्लिजिबली है, ये डेसिमल 23 टाइम्स आगे जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जब मुझे कार्बन के एक एटम का मास पता चल चुका है, ये क्या है बताओ भाई, थोड़ा डिटेल में लिखो। यहां से मुझे क्या पता चला कि मास ऑफ 1 कार्बन 12, बताओ क्या पता चला, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कार्बन 12 एटम लिखो, एक एटम का है ना। चलो अब बताओ, जब मुझे कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट हो चुका है तो मैं क्या यहाँ से 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल करूँगा। तो बताओ यहाँ से 1 AMU क्या आ जाएगा, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। बताओ आया नहीं आया? तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया। तो इट मीन्स 1 AMU हमारा किसके इक्वल हो गया, 1.66 इंटू 10⁻24। अब स्टूडेंट्स जरा आप थोड़ा सा माइंड और लगाओ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने आई होप पढ़ा हो तो एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे आप खूब पढ़ोगे जब मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करोगे। और एवोगैड्रो नंबर को थोड़ा सा जगह यहीं पे कर लेते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ, जरा आप उसको देख लीजिए। आप लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 AMU इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और बस थोड़ा सा जरा ध्यान दें अब, तो जो वैल्यू आई है इसको मैं लिख सकता हूं 1/Na। क्या लिख सकता हूं, 1/Na ग्राम। तो यहां Na क्या है, Na होता है एवोगैड्रो नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो Na की वैल्यू होती है, यहां ले लो आप, यहां से देखो, यहां जो Na की वैल्यू होती है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। बताओ बात समझ में आ रही है? तो कहने का मेरा मतलब क्या है, आप बहुत ध्यान से देखें। चाहो तो आप 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम याद रख सकते हो, सो बेस्ट। अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो आप 1 को डिवाइड करोगे Na से, और Na का मीनिंग क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, तब लौट के यही वैल्यू आएगी। क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखें। अगर आप देखें कि 6.023 इंटू 10⁻23, भाई यही तो मीनिंग हुआ 1/Na, और Na की वैल्यू ये है, तब भी वैल्यू क्या आने वाली है, जरा ध्यान से देखें, 1.66 इंटू 10⁻⁻23। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो होता क्या है कि हम इस नंबर को बार बार केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब बार बार पढ़ते हैं तो हमें ये नंबर तो याद रहता है, बट हम ये नंबर भूल जाते हैं। अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं याद रख सकते तो 1/Na याद रखो। तो सीधा अगर हम यहाँ से एक लिंक और निकालें तो लिख सकते हैं हम 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम।
क्लियर। अब बताओ मुझे अगर AMU की वैल्यू पता चल जाए तो किसी भी एटम का मैं एक्चुअल मास कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे बताओ, थोड़ा सा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, यहां जगह कर लेता हूं। अब बताओ, अभी हमने बात करी थी कि बताओ नाइट्रोजन का मास कितना आया 14 AMU, ऑक्सीजन का कितना आया 16 AMU, बताओ सोडियम का कितना आया 23 AMU। बताओ आया नहीं आया, क्लियर है। चलो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नाइट्रोजन का 14 AMU एक्चुअल मास है? अरे भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो कंपैरिजन है, काय से 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 से, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप AMU की जगह क्या रख सकते हैं बताओ 14 इंटू, या तो आप ये वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको याद रहता है तो, वरना क्या लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। तो 1/Na, और Na की वैल्यू क्या होती है बताओ 1/Na ग्राम। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का एक्चुअल मास कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलर बताओ 16 इंटू 1/Na करोगे आप, तो यहां से आप ऑक्सीजन का एक्चुअल मास कैलकुलेट कर लोगे, और सिमिलरली सोडियम का कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं वो आप जरा ध्यान से समझ लीजिए कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। इट इज द नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ C12 यानी कार्बन 12। क्लियर। तो उसकी काय में रिप्रेजेंट करते हैं हम AMU में। अगर हमसे किसी भी एटम का एक्चुअल मास पूछना चाहता है तो हम क्या करेंगे, जो उसका एटॉमिक मास होता है, जैसे जो इसका एटॉमिक मास होता है उसमें AMU की जगह क्या लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। तो 1/Na और Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू क्या है 1.66 इंटू 10⁻24। अगर आप 1/Na से मल्टीप्लाई ना करने चाहो तो डायरेक्ट इस क्वांटिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उस एटम का वेट एक्चुअल निकाल सकते हो, वो भी किसमें, ग्राम में। ठीक है ना। अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर हम बार बार केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो ये नंबर तो आपको मैं याद करा ही दूंगा। ठीक है ना। तो फटाफट एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है ना। तो आपने ये शायद कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।